स्टडी कैंपस के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं टॉर्ट्स का क्या होता है। इट इज़ ट्रेसपास। अब ट्रेसपास क्या होता है देखते हैं। ट्रेसपास का मतलब होता है किसी के प्रीमाइसेस पे अनलॉफुली घुस जाना, राइट। अनलॉफुली मतलब कैसे, अगर उन्होंने आपको बुलाया भी नहीं है और आप उनको जानते भी नहीं हो, बट फिर भी अगर आप वो जो लाइन होती है वो क्रॉस कर देते हो विदाउट हिज परमिशन, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रेसपास। ठीक है। अब ट्रेसपास बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ट्रेसपास टू द पर्सन, ट्रेसपास टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रेसपास टू द गुड्स। ये 3 तरीके के जो होते हैं वो ट्रेसपास। अब ट्रेसपास के अंडर 3 चीज़ें आती है। फर्स्ट थिंग इज असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या होता है। Assault is nothing but an act of the defendant which causes in the minds of plaintiff a reasonable apprehension. एक reasonable doubt क्रिएट करता है plaintiff की नज़र में कि ये बंदा कुछ तो गलती करने वाला है या गड़बड़ करने वाला है। अब apprehension किस चीज़ का, apprehension मतलब doubt। डाउट किस चीज़ का, ऑफ द इन्फ्लिक्शन ऑफ द बैटरी ऑन हिम बाय द डिफेंडेंट। Thus, the main test in assault is to create a reasonable apprehension in the minds of the plaintiff that defendant is about to use force or attempting to use force against him, whether it causes him harm or not. ठीक है। तो बेसिकली असॉल्ट का मतलब हमको क्या समझ में आया। असॉल्ट इज एन अटेम्प्ट और ऑफर टू अप्लाई फोर्स टू अनदर पर्सन उसकी बॉडी पे। अब देखो मैं आपको सिंपली समझाती हूँ ये क्या होता है। असॉल्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो आप किसी के घर पे घुस रहे हो, ठीक है, दैट इज़ अ ट्रेसपास। ट्रेसपास एक पर्सन के ऊपर आप कैसे कर रहे हो। सपोज आप उसके पास जा रहे हो, आप ऐसा कोई तो फोर्स यूज़ कर रहे हो जिससे सामने वाले को ऐसे अप्रीहेंशन या डाउट आ जाए कि तुम उसको बॉडीली इंजरी करने वाले हो या कर सकते हो। किया या नहीं किया वो एक बात आती है। तो अगर आपने उनको टच नहीं किया है अभी तक यू हैव नॉट टच दैट पर्सन, बट आपने फिर भी असॉल्ट कर दिया है। कैसे असॉल्ट कर दिया है, बाय यूजिंग द फोर्स अगेंस्ट हिम, या फिर आप यू आर अबाउट टू यूज़ द फोर्स अगेंस्ट हिम। ठीक है। तो अगर उसको हार्म हुआ या नहीं हुआ दैट इज़ इममटेरियल, बट अगर आपने वो एक्ट कर दिया और सामने वाले को रीजनेबल अप्रीहेंशन आ गया, दैट इज़ अ सफिशिएंट कॉज फॉर असॉल्ट। ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। Mr. R threatens to Mr. X that I am gonna break your face while lifting the fist and taking a step towards A. It is reasonable for Mr. X to believe that that person is actually harming him. Even if Mr. R does not actually harm him, but this threat could be considered as an assault and it can result in criminal or civil wrong. समझ में आया आपको। आपको जो मैं फ़ोटो भेजूंगी उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है। तो असॉल्ट का मतलब आपको समझ में आया, रीजनेबल अप्रीहेंशन होना प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के अगेंस्ट। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बार बार ये वर्ड्स आने वाले हैं, तो आपको अभी समझ में आ गया। तो प्लेंटिफ इज़ हु एंड हु इज़ अ डिफेंडेंट। तो दिस इज़ बेसिकली एन असॉल्ट। ओके। पॉइंट नंबर 2, किसका पॉइंट नंबर 2 है ये अभी, ट्रेसपास टू द पर्सन। उसमें फर्स्ट वॉज असॉल्ट, सेकेंड इज़ अ बैटरी। ठीक है। बैटरी क्या होता है, बैटरी का अगर मैं सिंपल आपको एक बात बताऊँ तो बैटरी इज़ एन अकम्प्लिश्ड असॉल्ट। मतलब अगर आपने असॉल्ट से एक स्टेप आगे गए, मतलब अगर आपने अभी तक हार्म नहीं किया था सामने वाले को, आपने सिर्फ उसको दिखाया था कि मैं तुमको हार्म कर सकता हूँ, बट इस केस में अभी क्या हो रहा है, दैट यू आर एक्चुअली हार्मिंग दैट पर्सन नाउ, दैट इज बैटरी इज़ एन अकम्प्लिश्ड असॉल्ट। ओके। अब हम देखते हैं क्या है। इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पर्सन ऑफ अनदर विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। Battery is an accomplished assault. The attempt to strike with stick is assault, but the strike actually is a battery. Battery need not be accomplished by the bodily harm. Even to touch a person without his consent or any other legal justification is also a battery. तो समझ में आ गया असॉल्ट एंड बैटरी में क्या डिफरेंस होता है। असॉल्ट मतलब आपने सिर्फ फोर्स यूज़ किया है, अभी तक आपने उसको कुछ हार्म नहीं किया था,
उसको सिर्फ रीजनेबल एप्रीहेंशन हुआ था कि आप उसको हार्म कर सकते हो। बट इन केस ऑफ अ बैटरी क्या होता है, बैटरी में एक्चुअली अगर आपने सामने वाले पर्सन को आपके फोर्स के जरिए टच भी कर दिया, दैट अमाउंट्स टू बैटरी। ओके, दिस वॉज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 3 इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, अगर किसी अथॉरिटी ने भी सामने वाले को विदाउट एनी जस्टिफिकेशन पकड़ के जेल में डाल दिया है और फिर उसको कोर्ट के पास लेके गए हो और कोर्ट ने उसको बोल भी दिया कि हाँ दैट पार्टी इज़ अ गिल्टी पार्टी, ठीक है, बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब सिंपल यहाँ पे ये है, इट मीन्स दैट द टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन's लिबर्टी विदाउट अ लॉफुल जस्टिफिकेशन। It is also a crime known as lawful confinement in IPC. एक केस हुआ था, हम देखते क्या है। The plaintiff was arrested by the police for committing a theft. ठीक है, according to the information received by the police, he was identified while committing a theft, and this was it was held by the court that plaintiff arrest was lawful arrest. But what if that person is arrested on the basis of a false report by the person? It will amount to false imprisonment. ठीक है, तो अगर आपने किसी की बात सुनी और सामने वाले को आपने ऐसे ही जेल में डाल दिया विदाउट एनी नॉलेज कि उसने किया भी है या नहीं, विदाउट एनी प्रॉपर एविडेंसेस, तो आपने अगर उसको डाल दिया, दैट इज़ कॉल्ड एज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अभी यहाँ पे भी पहले तो आपने ट्रेसपास किया था, फिर सामने वाले को पकड़ के आपने जेल में उसको डाला हुआ है, and that too without any justification, without any evidences, that is called as false imprisonment and that is a part of a trespass to person. तो अभी तक हमने क्या चीज़ देखी है, ट्रेसपास क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके ट्रेसपास के 3 टाइप्स होते हैं, ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रेसपास टू गुड्स। अभी हमने कवर किया है एक ट्रेसपास, पार्ट 1, ट्रेसपास टू पर्सन, असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। इट जनरली रेफर्स टू सम डिस्टर्बेंस ऑफ अ पर्सन्स पोजीशन एंटरिंग समवंस लैंड और हाउस और अ प्रॉपर्टी विदाउट हिज परमिशन। अगर जैसे हमने देखा पहले भी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है किसी का, और अगर आप उसको विदाउट, आपको कुछ किसी ने बुलाया नहीं है, आप इसको जानते नहीं हो, बट फिर भी अगर आप उसकी प्रॉपर्टी में आ जाते हो, एंटर कर जाते हो, समवंस लैंड और अ हाउस और अ प्रॉपर्टी विदाउट दैट पर्सन्स परमिशन, दैट विल अमाउंट टू ट्रेसपास। ठीक है, ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड थर्ड टाइप ऑफ ट्रेसपास इज ट्रेसपास टू गुड्स। अब इसका मतलब बहुत सिंपल है, द फ्रेज मीन्स टेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है विच कैन बी टच्ड, एनी क्लोथ और फर्नीचर, कॉइन्स, चेक, ये वो सारी चीज़ें जो आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो, दैट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। और आप थेफ्ट किया है, ठीक है, और ऐसी कोई चीज़ें कर दी है जो उसके परमिशन के बिना आपने किया हुआ है, दैट अमाउंट्स टू ट्रेसपास। तो दिस वाज समथिंग अबाउट ट्रेसपास। ये आपका टॉपिक जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है कि ट्रेसपास क्या होता है। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, दैट इज़ डिफेमेशन। ठीक है, अब डिफेमेशन क्या होता है, डिफेमेशन का मतलब होता है किसी भी पर्सन के रेप्यूटेशन को हार्म करना। ठीक है, अब देखते हैं, हार्मिंग और इंजुरी टू द रेप्यूटेशन ऑफ पर्सन, इट इज़ एन एक्ट ऑफ lowering down the reputation of a person in the eyes of public by way of words or gestures, pictures or painting etc. ठीक है, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डिफेमेशन। अब डिफेमेशन के 2 टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, वन इज़ अ लाइबल, सेकेंड इज़ अ स्लैंडर। तो लाइबल का मतलब क्या होता है, LIBEL। ओके, लाइबल का मतलब होता है राइटिंग, किसी भी पर्सन की रेप्यूटेशन को अगर आप हार्म कर रहे हो जो कि राइटिंग में हो, प्रिंटिंग में हो या किसी पिक्चर्स के ज़रिए हो, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइबल। ठीक है, सेकेंड इज़ ए स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है अगर आप किसी पर्सन के रेप्यूटेशन को हार्म कर रहे हो बाय स्पोकन वर्ड्स, ठीक है, या सम अदर टेम्पररी फॉर्म विजिबल और ऑडिएबल। ठीक है, तो स्लैंडर एंड लाइबल में क्या फ़र्क होता है, लाइबल मतलब इन राइटिंग अगर आप किसी के रेप्यूटेशन को हार्म कर रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड लाइबल। सेकेंड इज स्लैंडर का मतलब क्या होता है, जब आप स्पोकन वर्ड्स से जब आप किसी को हार्म कर रहे हो रेप्यूटेशन को, दैट इज़ कॉल्ड एज स्लैंडर। तो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ डिफेमेशन। ठीक है, नाउ दिस आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स, बट ये सारे के सारे कवर हो रहे हैं टॉट्स के अंदर, लॉ ऑफ टॉट्स के अंदर। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज नेग्लिजेंस।
ठीक है, अब नेग्लिजेंस क्या होता है देखते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ नेग्लिजेंस देखते हैं। नेग्लिजेंस का मतलब होता है अगर आपकी कोई लीगल ड्यूटी थी टू टेक केयर और उस लीगल ड्यूटी को जो आपको ध्यान रखना था वो आपने ब्रीच किया हुआ है, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन डैमेज टू द प्लेंटिफ, सो इट मीन्स इट इज़ एब्सेंस ऑफ रीजनेबल केयर टू बी टेकन। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि नेग्लिजेंस क्या होता है। सपोज एक पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है और आप ड्राइव कर रहे हो, सो इफ द रोड इज़ एम्प्टी एंड यू आर ड्राइविंग, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो आप कैसे भी चला रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर वहाँ पे जो लोग हैं जो चल रहे हैं या कार्स है, बाइक्स है, ये है वो है, सारी चीज़ें हैं, एंड स्टिल यू आर ड्राइविंग द वे यू वर ड्राइविंग, ठीक है, जैसे कि कोई है ही नहीं वैसे आप ड्राइव कर रहे हो, तो उस केस में नेग्लिजेंस एक्ट आपने दिखाया। अगर सामने से कोई आ रहा है और अगर आप उस पर प्रिकॉशन नहीं ले रहे हो, अगर आपकी जो ड्यूटी है टू टेक केयर, आप कैसे ड्राइव करो अभी वो समझने की जो आपकी ड्यूटी थी वो आपने ब्रीच कर दी, दैट इज़ अ नेग्लिजेंस, ठीक है। तो अब नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर ओड बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ। सेकेंड इज देयर मस्ट बी अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। सबसे पहले क्या होना चाहिए, देयर हैज़ टू बी अ लीगल ड्यूटी। सेकेंडली दैट लीगल ड्यूटी का जो है ना वो ब्रीच होना चाहिए by the failure of the defendant to take such care as a reasonable man would have taken, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, एंड लास्टली एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ ड्यूटी रेफर टू अबाउ द प्लेंटिफ हैज सफर्ड द डैमेजेस। कितने सिंपल रूल्स है। अगर आप बोल रहे हो कि सामने वाले पर्सन ने आपके साथ नेग्लिजेंट एक्ट किया हुआ है तो उसके क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या असेंशियल्स होने चाहिए। पहले तो लीगल ड्यूटी होना चाहिए टू टेक केयर एंड दैट ड्यूटी यू हैव नॉट फुलफिल्ड, ठीक है। सेकेंड इज व्हाट, वो उस ड्यूटी का आपने ब्रीच किया हुआ है। फर्स्ट वॉज व्हाट, लीगल ड्यूटी था टेक केयर करने का। सेकेंड, उसको आपने ब्रीच किया हुआ है। एक रीजनेबल मैन उस चीज़ को, इट इज़ अ फेलियर ऑफ द डिफेंडेंट टू टेक केयर एज अ रीजनेबल मैन वुड हैव टेकन केयर, ठीक है। एंड थर्ड इज़ व्हाट, लास्टली द रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, क्योंकि आपने ब्रीच किया हुआ है आपके लीगल ड्यूटी को, तो उसमें क्या हुआ है, सामने वाले को डैमेजेस हुए हैं, सामने वाले को डैमेज हुए हैं, जिसकी वजह से अब वो क्लेम कर सकता है सिविल कोर्ट में जाके कि आप उनको डैमेजेस दो। ये होता है बेसिकली नेग्लिजेंस। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टॉर्ट्स, दैट इज़ न्यूसेंस। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ट्रेसपास क्या होता है, उसमें असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करना, गुड्स में ट्रेसपास करना। सेकेंडली हमने पढ़ा कि डिफेमेशन क्या होता है, उसके दो टाइप्स होते हैं, लाइबल एंड व्हाट, स्लैंडर, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि नेग्लिजेंस क्या होता है, उसकी तीन चीज़ें होती है, लीगल ड्यूटी था आपका टेक केयर करने का, सेकेंडली उसको आपने ब्रीच किया हुआ है, थर्डली उसकी वजह से सामने वाले को डैमेज हुआ और वो कोर्ट में जाके डैमेजेस क्लेम कर सकता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज अ न्यूसेंस, ठीक है। न्यूसेंस काफ़ी सिंपल है, बोलता है कि न्यूसेंस का मतलब होता है कि सामने वाले इंसान को आपने परेशान कर दिया है, दैट इज़ अ न्यूसेंस। अब देखते हैं कैसे। इट इज़ एन अनलॉफुल इंटरफियरेंस विद पर्सनस यूज और इन्जॉयमेंट ऑफ दैट लैंड, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, इसके टाइप्स होते हैं, इसके देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूसेंस, ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस। पहले हम देखते हैं कि प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है। प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब होता है, सपोज आपने कुछ ऐसा एक्ट किया है जिसकी वजह से आपके जो नेबर है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है, तो न्यूसेंस का मतलब आपने उनको परेशान किया है, हार्म किया है, उनको लॉस हुआ है, उनका हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनका कंफर्ट का ध्यान नहीं रखा गया है, तब जाके हम बोलते हैं कि वहाँ पे प्राइवेट न्यूसेंस हुआ है, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स है, दो टाइप आते हैं प्राइवेट न्यूसेंस के अंदर, डैमेज टू दी प्रॉपर्टी एंड फिजिकल डिस्कम्फर्ट, ठीक है। पहला केस है, पहला एग्जांपल है, द फ्यूम्स फ्रॉम द डिफेंडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग वर्क डैमेज द प्लेंटिफ्स ट्रीज। The court held that such damages being an injury to the property gave rise to cause of action, ठीक है ना। तो प्राइवेट न्यूसेंस का पहला एग्जांपल में हमने ये देखा कि कुछ फ्यूम्स है, कुछ डस्ट है जो डिफेंडेंट की मैन्युफैक्चरिंग वर्क की वजह से आ रहे थे, जिसकी वजह से उसके बाजू में जो घर था उनका क्या हुआ, वो ट्रीज़ हैं उनको नुकसान पहुंच गया। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला है कि हाँ ये एक डैमेज था,
और एक इंजरी थी टू द प्रॉपर्टी गेव राइज टू द कॉज ऑफ एक्शन। मतलब यहाँ पे लीगल राइट्स आपके पास आ गए, यहाँ पे आप न्यूसेंस को लेके जाके टॉर्ट्स में आप केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब वो यहाँ पे प्राइवेट न्यूसेंस क्यों बोला गया? बिकॉज सारे लोग अफेक्टेड नहीं हुए उस एरिया के, इट इज़ ओनली वन पर्टिकुलर पर्सन और इंडिविजुअल और अ ग्रुप, छोटा सा ग्रुप है जो अफेक्ट हुआ है वहाँ से। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ प्राइवेट न्यूसेंस। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉक्टर कंप्लेन दैट द डस्ट वॉज क्रिएटेड बाय द डिफेंडेंट्स ब्रिक पाउडरिंग मिल enters the room and causes a discomfort and inconvenience to the plaintiff and his patient। तो जाके कोर्ट ने बोला कि हाँ, ये भी एक पार्ट ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस है और आपको डैमेजेस मिल सकते हैं। इसका मतलब ये जो एग्जांपल था उसमें क्या था, एक डॉक्टर थे, उन्होंने कंप्लेंट किया था कि उनके बाजू में जो फैक्ट्री है, मिल है ब्रिक पाउडरिंग मिल, उसकी वजह से उनका जो डस्ट आ रहा था, उनकी वजह से उनकी जो हॉस्पिटल थी या उनका जो क्लिनिक था, वहाँ के जो रूम्स थे उसमें डिस्कम्फर्ट आ गया था या फिर इनकन्वीनियंस आ गया था प्लेंटिफ और उसके पेशेंट को। तो ये एक प्राइवेट न्यूसेंस का एग्जांपल हुआ। यहाँ पे मुझे रेमेडीज़ क्या क्या चाहिए हो सकती है? डैमेजेस दे दो, मतलब कि कॉम्पनसेशन, या फिर इंजंक्शन, या फिर बोथ। इंजंक्शन मतलब जैसे हमको पता है कि भाई उनको स्टॉप करा वो काम करने से जिसकी वजह से वो डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है और हमको हार्म हो रहा है, तो ये भी एक प्रकार का इंजंक्शन आप मांग सकते हो कोर्ट से। एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों चीज़ें मांगो, कॉम्पनसेशन जो अभी तक डस्ट उड़ा उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, एक वो, एंड सेकेंड इज इंजंक्शन कि आप उसको स्टॉप कराओ आगे होने से। दिस वॉज अ पार्ट ऑफ अ प्राइवेट न्यूसेंस। तो आपको समझ में आ रहा है, न्यूसेंस का मतलब किसी को परेशान करना, हार्म करना। ठीक है, एंड प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या फिर पर्टिकुलर, अभी जैसे हॉस्पिटल हो गया या घर हो गया, इनको परेशानी हो रही है आपके किसी एक्ट की वजह से, दैट इज़ अ प्राइवेट न्यूसेंस। अब देखते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। ठीक है, सिर्फ पब्लिक न्यूसेंस जैसे प्राइवेट न्यूसेंस से अलग है इस तरीके से कि प्राइवेट में सिर्फ एक इंडिविजुअल की ही हम बात कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल की सपोज हम वहाँ पे बात कर रहे थे। पब्लिक न्यूसेंस में क्या होता है, यहाँ पे कॉमन इंजरी होती है, कॉमन डेंजर होता है, अनॉयंस टू द पब्लिक होता है। इट इंक्लूड्स द न्यूसेंस विच एंडेंजर्स द हेल्थ, सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, to be liable for the public nuisance, the defendant must have interfered with the public property or with right common to the public। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। मेकिंग नॉइज, अ स्मेल ऑफ एनी काइंड, डिसीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में आगे हम देखते हैं। सपोज व्हेन द ट्री इज प्लांटेड इन आवर ओन लैंड but its roots or branches extended over the land of the another person, it will then amount to nuisance। ठीक है, it will then amount to nuisance। मतलब अगर मैंने कोई ट्रीज़ प्लांट किए हुए हैं मेरे पर्टिकुलर लैंड में, तो वहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके जो रूट्स या ब्रांचेज होते हैं जो एक्सटेंड कर रहे हैं, ओके, इन ओवर द लैंड ऑफ द अदर पर्सन, देन इट विल अमाउंट टू न्यूसेंस। ठीक है, क्योंकि मेरी जो ट्रीज़ है उनकी वजह से सामने वाले पर्सन को कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है या कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, सो दैट अमाउंट्स टू पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर मिस्टर ए जो है उन्होंने एक सीमेंट फैक्ट्री स्टार्ट की है खुद के लैंड पे, ठीक है, बट उनकी नॉइजेस एंड डस्ट की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं आसपास वाले एरिया के लोग। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज़ पॉल्यूटिंग देयर हाउस। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मिस्टर ए कमिट्स अ न्यूसेंस बाय डिस्टर्बिंग द पब्लिक। ठीक है, एंड लास्ट एग्जांपल देखते क्या है। एक मिस्टर एक्स है, इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे कैटल्स को लेके पब्लिक रोड पे चले गए। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से रोड पूरा जो था वो ब्लॉक हो चुका था। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो पब्लिक न्यूसेंस बिकॉज आप कहीं ना कहीं हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड, यहाँ पे तो हेल्थ सेफ्टी नहीं आएगी बट कंफर्ट ऑफ द पब्लिक का जो है वो आपने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से बहुत सारे ट्रैफिक जमा हो गए थे। ठीक है, तो दैट इज़ अ पब्लिक न्यूसेंस। अब बेसिकली व्हाट इज़ पब्लिक न्यूसेंस का कंक्लूड अगर हम करें तो ये देखते हैं कि क्या है। पब्लिक न्यूसेंस इज एन अनरीजनेबल और अनवारंटेड और अनलॉफुल इंटरफियरेंस विद द राइट common to the general public, which means if it is affecting the public at large and injuring the general rights of the public, तो होता है एक एक पब्लिक न्यूसेंस।
अब बेसिकली न्यूसेंस कम्स इन परव्यू ऑफ द टॉर्ट्स लॉ, है ना. बेसिकली बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ टॉर्ट्स लॉ इट कम्स इन द परव्यू, बट बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय द पब्लिक न्यूसेंस इट कम्स इन टू द डोमेन ऑफ द क्रिमिनल एक्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने के लिए कि अगर वो पब्लिक न्यूसेंस फैला रहा है तो इसमें टॉर्ट्स के पास जितनी रेमेडीज नहीं है आपके लिए उससे ज़्यादा रेमेडीज आपको क्रिमिनल एक्ट्स में मिलेंगे. सेक्शन नंबर 268 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट द पब्लिक न्यूसेंस. ठीक है, सेक्शन 268 क्या बोलता है? पब्लिक न्यूसेंस क्रिमिनल एक्ट में, आईपीसी के इंडियन पेनल कोड में 268 जो है वो पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करता है. ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं. कैरिंग ऑन ट्रेड विच कॉज ऑफेंसिव स्मेल्स, carrying on trade which causes intolerable noises, these are also a part of public nuisance. ठीक है, एक केस था उसमें कुछ ऐसा था कि एक प्लेंटिफ जहाँ पे रहता था उसके हाउस के बाजू में, उसके घर के बाजू में एक रोमन कैथोलिक चैपल था. ठीक है, ऑफ विच द डिफेंडेंट वॉज प्रीस्ट एंड चैपल बेल वॉज रंग एट ऑल द आवर्स ऑफ द डे एंड नाइट. ठीक है, सो इसकी वजह से इन्होंने जो है प्लेंटिफ ने केस फाइल किया और यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन कुछ ऐसा आया. इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट रिंगिंग बेल वॉज अ पब्लिक न्यूसेंस एंड प्लेंटिफ वॉज हेल्ड एंटाइटल्ड टू एन इंजंक्शन. ठीक है, तो ये था दिस वॉज समथिंग अबाउट द पब्लिक न्यूसेंस. तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि न्यूसेंस क्या होता है. कंक्लूड करते हुए देखते कि क्या है. न्यूसेंस एक प्रकार की हार्म, परेशानी है जो किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंच सकती है. अब इसमें दो टाइप्स आएंगे, पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस. पब्लिक न्यूसेंस में लार्ज पब्लिक इज अफेक्टेड बाय योर एक्ट. ठीक है, एंड प्राइवेट न्यूसेंस में ओनली योर नेबर, जनरली यहाँ पे नेबरहुड जो होता है ना, वो दे आर अफेक्टेड बाय योर एक्ट. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड द प्राइवेट न्यूज. अब मैं थोड़ा बुक में से पढ़ के देख रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस में क्या फ़र्क होता है. पब्लिक न्यूसेंस इज बेसिकली इट इज़ एन एक्ट और ओमिशन विच कॉजेज any common injury, danger or annoyance to the public or the people who occupy property in the vicinity. It also includes nuisance which endangers the health, safety or comfort of the people. To make nuisance as actionable tort, it is essential that the following factors coexist, namely, एक होना चाहिए wrongful act, second, injury and damage or loss or inconvenience caused by such act to another person. Such injury must be direct. Second is private nuisance. A private nuisance is same unauthorized use of man's own property. क्या होता है प्राइवेट न्यूसेंस? प्राइवेट न्यूसेंस इज some unauthorized use of man's own property causing damage to the property of another, or some unauthorized interference with the property of another causing damage but not amounting to trespass. This is something very important कि आप किसी को परेशान कर रहे हो विदाउट ट्रेसपासिंग. ठीक है, प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है? जहाँ पे आप ट्रेसपास तो नहीं कर रहे हो बट अपने ही जगह पे रह के भी आप किसी को परेशान कर सकते हो. दैट इज़ द प्राइवेट न्यूसेंस. ठीक है, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और स्टडी कैंपस की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ ही बेल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके. इस वीडियो के लिए आपकी क्या विचार हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं.